वो हमारा मुद्दा नहीं है। अब हम सभी लोगों को हाथ मिला के आगे बढ़ना है, भविष्य की ओर देखना है, क्योंकि अतीत के में किसने किसके साथ क्या किया, किसने क्या किया, इसका अगर बदला लेते रहा जाए और इस पर काम करते रहा जाए तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। होमोसेपियंस के इरेक्टस ने मारा, इरेक्टस को होमोसेपियंस ने मारा, तो वो तो करोड़ों वर्ष चला जाएगा। 65 वर्ष पहले भी जा सकता है लड़ाई, कहीं कोई अंत नहीं होने वाली है। तो एक मतलब आप सभी मैंने जानते हैं, सहमत होंगे, ये एक सहमति थी कि सब लोग साथ मिल के चलें, और चाहे उस संविधान बनाने वाले लोगों को हम लोग बहुत सारे लोगों की बहुत सारी आलोचनाएं कर लें, कोई भी आलोचना से परे नहीं होता है, सब में कमी बेसी होती है, लेकिन उस समय यह हुआ था कि किसी को छोड़ना नहीं है इस बातचीत में। मतलब यानी जो भी देश में है, ये भी किसी ने नहीं कहा कि आप गद्दार हैं तो आप नहीं रहेंगे। मतलब मान लीजिए जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं तो वो भी रहेंगे, आरएसएस के हैं या हिंदू महासभा के, वो भी रहेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर भी हैं, मौलाना कलाम आज़ाद तो है ही हैं, और लोग है ही हैं, नेहरू भी हैं, पटेल भी हैं, सभी लोग हैं। यानी जो सारे देश की सभी लोग मिलकर कोई राय बनाए कि आगे कैसे चला जाए, आगे का हमारा रास्ता क्या होगा, कोई एक सहमति का दस्तावेज तैयार कर लें जिसमें हम ये सोचें कि हमारा आगे का रास्ता ये। उसमें किसी ने ये नहीं कहा था कि हम अतीत की तरफ मुड़ेंगे और अतीत के बदले लेंगे, और अच्छा या बुरा कुल मिला जुला के धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। एक बात इसमें मान लीजिए कि दलित समुदाय था तो बहुत दबा कुचला था, उसके तहत तो बहुत अन्याय हुआ था, लेकिन उसके लोग भी जो संघर्ष आंदोलन करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि हम ब्राह्मणों से बदला लेंगे, मतलब अब हम नहीं सहेंगे, क्योंकि संविधान कह रहा है कि भाई हम अरे किसी को सहना नहीं चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारा हम बदला लेंगे, तुम्हारे बाप ने किया, तुम्हारे बाप के बाद ने किया, तुम्हारे बाप, लेकिन हम बदला नहीं लेंगे। या औरतें कहने लगे मर्दों ने हमारे साथ ये किया तो हम सारा बदला लेंगे पूरे जमाने भर का। तो एक संकल्प इस देश में पूरी तरह टूट गया है। अब एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे विचार के लोग सत्ता में आ गए हैं, उन्होंने संविधान पर, संसद पर, सर्वोच्च न्यायालय पर, मीडिया पर, जिलों पर, छोटे छोटे स्कूलों पर, यूनिवर्सिटियों पर, पुलिस पर, सेना पर, सीबीआई, ईडी, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, बैंक, एलआईसी, जंगल, पेड़, सब पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया, और उस पर उनका विश्वास नहीं। जो 26 जनवरी 1950 को तय हुआ था उस पर उनका कोई विश्वास नहीं, क्योंकि वो एक चीज़ और, अरे 1 मिनट में ध्यान दिला दूं कि आज़ादी की लड़ाई में जितने लोग भी शामिल थे, धाराएं चाहे वो गांधी की रही हो, चाहे लेफ्ट की रही हो, चाहे लोहिया की रही हो, चाहे अम्बेडकर पेरियार की रही हो, चाहे किसी और की रही हो, उनमें एक बात थी कि हमको आगे कोई भारत बनाना है, ऐसे बनाना है कि ऐसे। उसमें कोई ये नहीं कहता था कि मनुस्मृति लाना है, या वर्ण व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, या जाति व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, या तो हिंदू धर्म ही बहुत अच्छा है, या वेद, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ऐसी एक पार्टी सत्ता में आ गई और उसने 6 दिसंबर 1952 जब बाबरी मस्जिद तोड़ा तो उन्होंने खुले घोषणा कर दिया कि हम इतने ताकत में हैं कि हम संविधान, केंद्र सरकार, सारे कानून को धता बता करके अब इस देश पर कब्जा करेंगे। लोगों ने सोचा ये मस्जिद वस्जिद तक का मामला है या मंदिर वंदिर तक मामला, दोनों तरफ लोग चलो भाई मंदिर मस्जिद है, इस मामले को ख़त्म करते हैं, चलो हो गया, बन जाए, जो होना हो जाए, ये मामला झंझट खत्म हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए। हालांकि जो समझदार लोग थे वो ये जानते थे कि ये मामला है नहीं, रुकने वाला ये मामला नहीं है। तो ऐसी एक शक्ति ने इस देश पर नियंत्रण कर लिया है आर्थिक तौर पर। जैसे अभी हालिया 10-15 दिन पहले का आप लोगों ने आंकड़ा देखा होगा कि इस देश के 10% लोगों के पास इस देश की पूरी संपदा का 65% चला गया। 10% लोगों के पास, ये नहीं कि कोई मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है जहाँ दुनिया भर के विश्व के अर्थशास्त्री सभी देशों का बनाते हैं,
10% लोगों ने 65% इस देश की संपदा पर कब्जा कर लिया है, और इस देश में जो आय हो रही है उसके 58% पर कर लिया है, और एक साल के अंदर इसमें 8% की वृद्धि हुई है। और इसको दूसरे से मिला के देखिए कि एक तरफ 10% लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया है, और दूसरी तरफ एक पार्टी 285 करोड़ से जो आगे बढ़ी थी चुनाव के चंदे से 14 में, आज उसके पास 10,000 करोड़ हो गया है। 88% सारा पैसा चंदा जो देश में मिल रहा है उसके अकेले खाते में जा रहा है। अब इसको पैसे के टर्म में मत देखिए, यानी धनिकों ने भी एक पार्टी से मिलकर इस देश पर कब्जा कर लिया है। एक ही दिन कोई माओवादी के नाम पर गढ़चिरौली में मारा जाता है, और उसी दिन घोषणा होती है कि 63,000 एकड़ इनको दिया जाएगा और 15 लाख पेड़ काटे जाएंगे। एक ही दिन दोनों इंडियन एक्सप्रेस से अगल बगल की खबर है। मैं बहुत इसके में सोचें कि मैं भूमिका बना रहा हूं तो बहुत विस्तार में जाऊंगा, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये सामान्य राजनीतिक स्थिति नहीं है। जैसे मैं एक निजी बात बता दूं, मैं चूंकि बहुत ही कट्टर शब्द अब इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा नहीं है, लेकिन वर्ण जाति व्यवस्था का विरोधी हूं, तो मैं गांधी की इस इशू पर बहुत आलोचना करता रहा अम्बेडकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं पिछले 2 दिनों से आज ही वीडियो बना करके देश दुनिया के गांधीवादियों से अपील किया हूं कि भाई गांधी के नाम को भी मिटाने की बात हो रही है, और घोषणा हो गई। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि गांधी का नाम केंद्र सरकार हटा सकती है, कोई देश की सरकार हटा सकती है, और वो घोषणा हो गई। तो क्या आप लोग इतना कर सकते हैं कि एक दिन घर या ऑफिस से बाहर निकल करके मौन रह सकते हैं? घोषणा करें कि आज हम सार्वजनिक जगह पर किसी गांधी प्रतिमा या किसी का प्रतिमा चुन लें, आप वहां मौन ही रहेंगे, या एक दिन आप उपवास रहेंगे, या एक दिन 2 कदम चलेंगे, आप कुछ मत कहिए, कुछ मत बोलिए। क्या इतना कर सकते हैं? क्योंकि अब अगर हम घर में बैठ के या कमरे में बैठ के, हम बाहर जाके लड़ने झगड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई तो पहलकदमी, जैसे मान लीजिए अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस था, तो हम लोग गोष्ठी वगैरह किए, लेकिन क्या जितने संविधान मानने के वाले लोग हैं वो कुछ न करें? क्या एक दिन के लिए निकल सकते हैं? बहुत असर पड़ेगा। एक दिन के लिए 10 करोड़ लोग भी निकल जाएं, कि वो घर से निकले कोई झंडा लेकर, कुछ नहीं, संविधान लेके, कुछ मत बोले, कोई झगड़ा नहीं, कोई बवाल नहीं। एक मैं सिंपल बात कह रहा हूं, यानी मेरे जैसा आदमी भी इस अपील के लिए बाध्य है, क्योंकि जो गांधी कभी अप्रासंगिक हो गए थे, अप्रासंगिक दूसरे अर्थ में कह रहा हूं, देश आजाद हो गया, उसी के लिए लड़े थे, आजाद करा दिए, संविधान ने कह दिया कि सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहेंगे, अब लड़ रहे लोग, चल रहे हैं, तो क्या गांधी की जरूरत है? लेकिन जब फिर से लोग खाली शुरू हो जाए, अब बिहार में देखे होंगे, एक नौजवान को 40 साल के मोहम्मद अख्तर हुसैन साइकिल से फेरी पर कपड़ा बेचता है। कोई साइकिल से फेरी पर कौन कपड़ा बेचता है? मतलब जो अपने बच्चों का पेट भरना चाहता है, माँ बाप होंगे, बहन होगी, कोई भाई होगी, घूम घूम के साइकिल पर कपड़ा बेचने वाला कौन आदमी होगा? उसको पकड़ लेते हैं वो 8 लोग, उसका पैजामा खोलते हैं, उसका देखते हैं कि कटा है कि नहीं कटा है, फिर उसके एक एक अंग को दागते हैं, फिर उसके एक एक अंग को तोड़ते हैं, और 5 दिन अस्पताल में रहता है और मर जाता है। मैं अपनी व्यवस्था आपको बताऊं, मैं 5 दिन विवश रहा कि मैं जाता देखता कि उसके बच्चों का क्या है। कोई बच्चा होगा उसका ना, क्योंकि हमारे यहाँ हुआ ये है ना कि आदमी हिंदू हो गया है, या मुसलमान हो गया है, या चमार हो गया है, या ब्राह्मण, आदमी ही नहीं रह गया। यहाँ तक कि अख्तर हुसैन के बारे में भी बात हो रही तो ऐसे हो रही जैसे वो मुसलमान। अरे कितनी देर का मुसलमान रहा होगा वो? तो जिस तरह का व्यस्त आदमी है, कभी नमाज निकाल समय पढ़ लिया, हो सकता 5 टाइम का ना पढ़ पाता हो उस व्यस्तता में, शुक्रवार का पढ़ लेता हो, रोजा के समय रोजा रह लेता हो, इससे ज्यादा वो क्या मुसलमान हो जाएगा? जैसे एक हिंदू आदमी सुबह पूजा कर लेता है, कहीं मंदिर चला जाता है, शेष समय उसकी क्या चिंता है? गर्भवती स्त्री है,
छोटे बच्चे हैं, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई बूढ़ा बाप है, कोई बीमार माँ है, यही तो उसकी चिंता जैसे हिंदू की चिंता है। लेकिन वो मुसलमान हो गया और हम हिंदू हो गए, या हम हिंदू हो गए वो मुसलमान हो गया है। तो हम लोग एक कठिन समय में जी रहे हैं। और यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं कि परवेज भाई, मैं ऐसे नहीं सोचता। जैसे भारत सरकार का कैबिनेट है, उसमें एक को मुसलमान है। कौन भारत बन गया? बिना घोषित कैबिनेट है ना, सब डिसीजन लेती है ना, पूरे देश का फैसला। आप सब लोग हिंदू हैं यहाँ बैठे, तो सोचिए कि अच्छी बात है क्या? एक भी मुसलमान नहीं पूरे कैबिनेट में। कई प्रदेशों की सरकार, उसमें एक को मुसलमान नहीं है। और अगर है तो चुन करके विधान परिषद से कोई ठोक पीट के आदमी बैठाया गया जो हिंदू ज्यादा बोले, मुसलमान के खिलाफ नफरत ज्यादा उगले, और हिंदू मुसलमान की बात करने की तो छोड़ दी। क्या ऐसा ही संविधान? कहाँ रहा संविधान? कहाँ है प्रतिनिधित्व? और एक राइट, नॉर्मल बात कर, एक अधिकार, इस देश में एक अधिकार सबको मिला था, और सब बातें थी, और सब बातें थी। अधिकार असली तो वही होता है जो आप लागू कर पाए। माने सबको मिला कोई अधिकार, ऐसा कोई एक ही चीज थी। एक अधिकार ऐसा था जो देश में सबको मिल गया, उसको कहते हैं वोट। ये तो मिल गया। जैसे ये कह दिया गया समता का अधिकार संविधान में लिखा हुआ है, कहाँ समता? वो पीएचडी हैं, हम रिक्शा वाले हैं, तुरंत हमको धौंस जमा देंगे, कहाँ समता? वो बड़े आदमी, वो छोटे आदमी, वो पढ़े लिखे, वो कम पढ़े लिखे, वो इस समता कहाँ? एक अधिकार लेकिन मिला था, वो था वोट का अधिकार। और चूंकि वो भी गुप्त था, पारदर्शी माना जाता था, तो उस सच्ची बात यह है, मेरे पास उतना समय नहीं है, लेकिन किसी संगठन ने कुछ खास इस देश को बचा के नहीं रखा। जितना भी बचा हुआ है, जो भी अच्छा हुआ, यही वोटवा वाला। वोट दे दे करके लोग बदलते रहे, करते रहे। जैसे कांग्रेस आई तो देखे लोग 50-60 साल तो लगा ये कुछ कर नहीं रहे हैं। अब लोहियावादियों को ला दो, बीच वालों को ला दो, फिर ये भी चले गए तो मायावती, मुलायम, कोई और को ला दो, वो वीपी सिंह को ला दो, कभी वामपंथियों को ला दो। फिर ये सब भी आए तो लोग सोचे कि चलो इनको भी एक बार ला दो। अब आ गए हैं जम गए, वो अलग बात है। वोट का अधिकार भी खतरे में पड़ गया। जब सरकार इसके लिए काम करने लगे कि किस विधानसभा में किसका नाम रहेगा, किसका नाम नहीं रहेगा, और उससे ज्यादा बड़ा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सारा चुनाव ईवीएम हेराफेरी से हो रहा है, नहीं, मैं इस पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वोट में तो पहली बात ये थी ना कि हम डालें तो हमको साफ साफ दिखना चाहिए, जिसको डाले हैं उसी को गया है, और उसमें बीच में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। इसी सिद्धांत के आधार पर जर्मनी ने, अमेरिका के कई राज्यों ने, यूरोप के कई प्रदेशों ने इसको चेंज कर दिया कि बैलेट पर ही होगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक ही तरह से नहीं, सैकड़ों तरीके से वोट का अधिकार भी खतरे में पड़ गया। और हमारे नौजवानों की क्या स्थिति है कि पुतिन आए हैं तो समझौता असल में क्या हुआ, और सब पर बातचीत हुई। जब पुतिन आए थे रूसी राष्ट्रपति, तो और सब बातचीत होकर रह गई है, कोई पक्का समझौता नहीं हुआ। एक पक्का समझौता हुआ है कि 8 लाख 10 लाख मजदूरा जो आपके यहाँ कम है, वो आप हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं, उसको आप ले जा सकते। यही समझौता पक्का हुआ। और बेरोजगारी इतनी है कि हमारे यहाँ के नौजवान ये जानते हुए कि वहाँ हमको बुलाया जा रहा है किसी और काम से, लेकिन हमको सेना में भर्ती कराया करेंगे, उसके लिए भी चले जा रहे हैं। कारण थोड़ा सोचिए, कई बार लोग सोचते हैं, मान लीजिए हमें हम पंखा पर आत्महत्या कर लें, अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं, माँ को नहीं देख पा रहे हैं, कोई, तो इससे अच्छा नहीं है कि यूक्रेन में जाके लड़ जाएं, क्योंकि जब तक लड़ेंगे तब तक पैसा आ जाएगा, मर जाएंगे तब भी कुछ पैसा आएगा। आत्महत्या तो अच्छा है यूक्रेन में जाके लड़ जाए। उस नौजवान के बारे में सोचिए जो आत्महत्या की मानसिकता में, बेरोजगारी के चलते तो कहीं चला जाएगा, कुछ भी करेगा। तो इतने ही मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा रेंग रेंग के सही देश आगे बढ़ रहा था, रेंग रेंग के सही, थोड़ा पीछे आगे होते हुए रेंग रेंग के आगे बढ़ रहा था। अब स्थिति उल्टी जा रही। जैसे बांग्लादेश में कुछ दंगे हुए हैं ना, तो मैं कल लिखा कि भाई वहां हमको धर्मनिरपेक्षता चाहिए, सहिष्णुता चाहिए, किसी की लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए, साफ सुथरा चुनाव होना चाहिए,
धर्म के आधार पर कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर किसी सताया नहीं जाना चाहिए। और हमारे अपने यहाँ क्या होना चाहिए? हमारे मोहल्ले में सारे यहाँ न्याय होना चाहिए, बगल के मोहल्ले में न्याय होना चाहिए। ऐसी दुनिया बनती नहीं है, क्योंकि हम नहीं बनाएंगे अपना देश न्यायपूर्ण तो दूसरे को कैसे न्यायपूर्ण बना सकते हैं? तो पूरा की पूरी दुनिया को भी उसी दिशा में ठेला जा रहा है। तो मैं अभी फिलहाल ये नहीं कहूँगा कि थोड़ा मानवतावादी बना जाए और एक पेड़ लगा लिया जाए माँ के नाम, ऐसा भी मानवतावादी मत बनिए। सोचिए कि वो जो 1 करोड़ पेड़वा वहाँ काट दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में, हम ये क्या करेंगे? लगा लेंगे केवल, उसके बारे में भी सोचिए, लगा भी लीजिए। तो इस समय एक ज़रूरत है कि जिस तरह, और हमारे के दिमागों, अच्छे अच्छे लोगों के दिमागों को जहर भरा जा रहा है, अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग। हाँ, एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि हम 1-2-4 मिनट ले जाइए, वो हमारा हम यूज कर रहे हो। देखिए, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर केवल वोट नहीं पड़ रहा है, 2 आधार पर उनकी सत्ता का है। हिंदू मुसलमान के आधार पर केवल नहीं काम। जैसे बिहार में दुसाध है, वो तो एससी दलित है, सबसे समझदार भी वही लोग हैं, सबसे ज़्यादा नौकरी में है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। वो हिंदू के आधार पर एनडीए कोड नहीं दे रहे। चिराग रहेंगे इधर तो इधर देंगे, चिराग रहेंगे उधर तो उधर देंगे, स्वतंत्र रहेंगे तो स्वतंत्र देंगे। उन्होंने जातियों का एक दूसरे जातियों के खिलाफ इतना अच्छा इस्तेमाल, जैसे बिहार में हो गया है कि किसी का शासन रहे, भाजपा का रहे, चाहे भूमिहार का रहे, बुरा न मानिएगा, चाहे ठाकुर का रहे, लेकिन साले यादव का नहीं होना चाहिए। यादव के मन में केहू शासन रहे, कुर्मी न आए। जैसे रोम में ग्लेडिएटर लड़ते थे ना, मतलब आपस में, तो इस एक ग्लेडिएटर दूसरे को लड़ के ही आपस में काम कर लेते थे। तो यहाँ पूरे देश में जातिवादी लड़ाई चल रही है। जैसे बिहार, यूपी में सब एससी को बता दिया गया कि आपका असली दुश्मन जाटो चमार है, थोड़ा वो शब्द है, ये आपके दुश्मन है, आपको इनसे लड़ना। तो ये जो हम लोग सोच रहे हैं कि केवल हिंदू मुसलमान पर इनका चल रहा है, केवल हिंदू मुसलमान पर नहीं चल रहा है, बेसिकली वो चल रहा है जाति पर, और भी बात उसके साथ चल रही है, बेसिकली जात पर चल रहा है। बिहार का सारा वोट देख लीजिए, में छोड़ दीजिए। ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि विभिन्न कारणों से भी मानवतावादी बातें करनी पड़ती हैं, ठीक है, लेकिन केवल ये कोई सोचता हो कि कोई एक जाति खतरे में है, कोई एक धर्म खतरे में, बहुत गलत सोच रहा है। जैसे जब बाबरी मस्जिद मुसलमानों के खिलाफ तमाम कुछ हो रहा था, तो दलित लोगों को लग रहा था कि हमारा तो संविधान में बचा है ना, क्योंकि उनका संविधान में था कि आरक्षण बचा है ना, मतलब, और हमारे जात का आदमी नेता हो रहा है ना, और हमारा एसटी एक्ट बचा है ना। जब उस पर हमला हुआ तो सड़क पर आ गए। संविधान भी क्या हो रहा है? हम के दलित की कोई बात नहीं कर रहे। अब कोई ऐसा हो सकता है कि एक हिस्से का संविधान खत्म हो जाए, कोई मकान है 20 पिलर पर खड़ा है, एक पिलर उधर का गिर जाए, एक पिलर उधर, हम सोच रहे हैं हमारा पिलर तो मजबूत है, कितना दिन मजबूत रहेगा? मुस्लिम के हिस्से का संविधान खत्म हो जाए, कोई बात नहीं, तो उसको दलित से कोई मतलब नहीं है। दलित के हिस्से का संविधान खत्म हो जाए, मुसलमान को कोई लेना देना नहीं है। महिला के हिस्से का संविधान खत्म हो जाए, पुरुष को कोई लेना देना नहीं है। ईसाई के हिस्से का संविधान खत्म होगा, मुसलमान को कोई लेना देना नहीं है। मजदूर के हिस्से का संविधान खत्म हो जाए, जैसे एक बात छोटी याद आ रही, जैसे जितना बड़ा किसानों पर हमला हुआ था ना, कि जिसके लिए किसान आंदोलन हुआ था, उससे बड़ा हमला मजदूरों पर हुआ है, दोनों से, जो लेबर कानून बना है और जो मनरेगा। यहाँ मनरेगा पर बात करने की बात नहीं है, सामान्य परिवर्तन उसमें नहीं आया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया, लेकिन वो नहीं लड़ पाए ज़्यादा, क्योंकि किसान लोग ताकतवर थे, पैसा था, उनका संगठन था, उनका समर्थन था, उनकी आवाज़ थी, उनका ट्रैक्टर था, दौड़ा सकते हैं ना, एक साल टिक सकते हैं ना। मजदूरा तो 5वें दिन घर से गेहूँ और चावल और दाने की बात आ जाएगी। उतना ही बड़ा हमला हुआ है। तो क्या किसान संगठनों का और LIC के संगठनों का और दूसरे संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है? मनरेगा गारंटी का रोजगार था, अब गारंटी का नहीं रह गया, खत्म हो गया, आपको देना ही होगा। डिमांड का था, आपूर्ति का नहीं था। और
हमारे सोचने के ढंग कैसे बदल गए हैं। मैंने हम लोगों में कुछ लोग हो सकता है आरक्षण के बारे में भी सोचते हैं, अगर आरक्षण खत्म हुआ होता तो हम कुआं पूछ सकते थे, मैंने हम जान दे देंगे। लेकिन 50% केवल मनरेगा में दलित महिलाएं काम करती हैं और उनका मान सम्मान सम्मान सब बढ़ा था। उनको मजबूर नहीं थी कि उनके खेत में कटिया करने जाएं। किसानों का दबाव, इसी नाते सरकार ने कानून बदला है कि जब खेती का काम हो रहा होगा तब मनरेगा नहीं चलेगा। और फिर क्या हुआ था, दुनिया भर में स्टडी हुई है कि मजदूरी का स्तर बढ़ गया था, क्योंकि अगर सरकार 150 दे रही है, 300 दे रही है, तो उससे ऊपर तो देना ही पड़ेगा। तो इससे केवल रोटी की समस्या नहीं हल हुई थी, गेहूं की समस्या पैसे की नहीं हल हुई थी, एक डेमोक्रेसी और मान सम्मान और गरिमा की समस्या भी हल हो गई। लेकिन हम सोचे हम भी रात दिन लड़ते हैं दलित आंदोलन में, लेकिन हम आप आरक्षण, क्योंकि मिडिल क्लास का मामला है, हम लोग बोल सकते हैं, हमारी नौकरी है, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, हमको लिखने आता है, वो कहाँ से बोलेगा मनरेगा वाला। और यहाँ तक कि मान लीजिए मनरेगा पर वीडियो बना दे तो व्यूअरशिप भी बहुत कम होगी। आपका आरक्षण आपका मामला है तो वो लोग तो तुरंत आएंगे, अरे आरक्षण पर खतरा, और मनरेगा वाला बेचारा कहाँ से आएगा आपके पास। यानी यूट्यूब भी उसके पैसे से आप नहीं चला सकते हैं, तो उसकी कोई आवाज ही नहीं है। तो अलग अलग तरीके से हम सभी लोग बेरोजगार के रूप में, कोई धर्म के रूप में, कोई जात के रूप में, कोई लिंग के रूप में, कोई एरिया के रूप में, कोई मणिपुर का आप लोग हाल देखे ही होंगे, कभी कश्मीर, कभी मणिपुरी लोग, कभी कोई एरिया, कभी कोई एरिया। तो एक बार सचमुच में इस देश को फिर से न केवल बचाने और फिर से बनाने की परिस्थितियां खड़ी। इसमें हम सभी लोगों का क्या अलग अलग कार्यभार हो सकता है, मैं कोई कार्यभार नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हम सोचें जरूर कि ये सामान्य परिस्थिति है। अब मामला नाली और पानी की सफाई तक नहीं रह गया है, नेशन और पूरे सोसाइटी एक गंभीर खतरे में है। हम जो भविष्य की तरफ देख रहे थे, हम अतीत की तरफ जा रहे हैं लगातार। जैसे मान लीजिए हाँ मस्जिद ढूंढी जा रही है तो बौद्धिस्ट लोग बौद्धिस्ट स्थल ढूंढने लगे फिरेंगे, ये भी युद्ध शुरू हो सकता है। पहले तो सब बौद्धिस्ट था भाई, तो अगर ऐसे ही ढूंढना चलेगा तो चलता रहे। लेकिन जब बौद्धिस्ट नहीं रहा होगा तब भी तो सब आदिवासी रहा होगा, कुछ तो रहा होगा, सिंधु सभ्यता रहा होगा, उसके पहले भी तो कुछ रहा होगा, तो कहाँ तक जाए। तो जो पीछे देखने लगा है भारत, अतीत की तरफ देखने लगा है, भविष्य मुंह मोड़ रहा है। इस भविष्योन्मुखी भारत को कैसे बनाएं और कैसे अपने बीच के छोटे छोटे मतभेदों को, वैचारिक अलगावों को थोड़ा कम करके, अपने अहंकारों को थोड़ा कम करके, थोड़ा अपने स्वार्थों को भी कम करके कैसे आगे बढ़ें। मैं कोई भाषण कर्ता के तौर पर नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप जैसे ही लोगों के ऐसा सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर आप लोगों ने बुलाया, मुझे अवसर दिया, शुक्रिया।